हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्विंग ब्रोस चैनल। एंड आज हम शुरू करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 विच इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसमें हम प्राइमरीली बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को डील करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो मेजरली स्ट्रेस के ऊपर सेंटर्ड है ये पूरा चैप्टर, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही शुरू करते हैं कि लाइफ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, बट कैसे हम इन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, कैसे हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि हम कितने स्ट्रेस में होंगे या कितने स्ट्रेस में नहीं होंगे। लेट्स से अगर एक इंसान है जो एग्जाम्स को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम से बहुत ज़्यादा डरता है, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा ना बहुत ही ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू समवन जो मे बी उसको एक चैलेंज की तरह देखता है, जो मे बी उसको एक ऐसी ऐसी सिचुएशन की तरह परसीव करता है जो उसको हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो जैसे हम उसको परसीव करेंगे, जैसे हम उसको समझेंगे, वो इम्पैक्ट करेगा हम कैसे उस सिचुएशन को कितने स्ट्रेस में ले रहे हैं, कितने स्ट्रेसफुल उस सिचुएशन को बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय वर्ड याद करनी जरूरी है। स्ट्रेस इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू अ स्टिमुलस। इट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स द एबिलिटी टू कोप। अब इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेस एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है, मतलब कि एक बार ये चीज नहीं होती, एक पैटर्न में होती है, मतलब बहुत बारी वो चीजें होगी जो एक ऑर्गेनिज्म करता है, मतलब एमिट करता है टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? कोई चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। इट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स द एबिलिटी टू कोप। इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉर्मलिसी, मतलब हम जो एक नॉर्मल हमारी स्टेट है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, या तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे या बहुत ऊपर चले जाएंगे, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड हमारी जो कोपिंग की एबिलिटी है, मतलब उससे हम डील कर सके, उससे हम कुछ डील कर सकते हैं प्राइमरीली, वो हम नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं रहती कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर पाए। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्ट्रेस ना, एक अच्छा स्ट्रेस होता है और एक बुरा स्ट्रेस होता है, ऐसे समझो। अच्छा स्ट्रेस जो होता है ना, उसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस। दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। अब ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमें ना पीक परफॉर्मेंस अटेन करने में हेल्प करता है, एंड जो माइनर क्राइसिस होते हैं उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल में टेस्ट है, आपका स्कूल में टेस्ट है, अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस भी है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होएगा ना उसको लेके, मतलब आप थोड़ी सी भी चिंता नहीं होएगा आपको उसको लेके, तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप मोटिवेटेड ही फील नहीं करोगे। तो वो जो स्ट्रेस होता है जो हमें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, अपना पूरा एफर्ट्स डालने के लिए, दैट इज यू स्ट्रेस। दैट इज अ पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है पीक परफॉर्मेंस अटेन करने के लिए। ठीक है। पर दूसरी टाइप का जो स्ट्रेस होता है ना, वो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, वो बुरा स्ट्रेस होता है। अब इस बुरे स्ट्रेस से, जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, उससे क्या होता है? हाई स्ट्रेस लेवल प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज परफॉर्मेंस टू डिट्रोशिएट। डिस्ट्रेस कॉजेज बॉडीज वेयर एंड टेयर। इसका क्या मतलब होता है कि अगर लेट्स से एग्जाम्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब कुछ लोग तो एग्जाम्स को ऐसे देखेंगे कि ठीक है, इट इज अ वे टू शो माई कैपेबिलिटीज, कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये नहीं हूँ। बट कुछ लोग ना बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं ना, तो उसके बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आपको बुखार चढ़ जाएगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। एंड इसके चक्कर पे आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो भी इम्पैक्ट हो जाती है। लेट्स से अगर स्कूल के टेस्ट को लेके आपको इतना डर नहीं था या इतनी स्ट्रेस नहीं था, तो यू एंडेड अप स्कोरिंग 70 में से 65 इन योर प्री बोर्ड साइकोलॉजी का। बट बोर्ड्स का आपको बहुत ज्यादा हुआ है, आपको तो बहुत ही ज्यादा डर लग गया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, जिसके चक्कर में आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। आप बस यही सोच जा रहे हो, अरे यार बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्या मैं इसे डील कर पाऊंगा या नहीं डील कर पाऊंगा, ये आप क्वेश्चनिंग कर पा रहे हो। इसके चक्कर में आप पढ़ भी नहीं पाओगे और आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो हमारी परफॉर्मेंस को डिट्रोशिएट कर देता है एंड बॉडी का वेयर एंड टेयर होता है। मतलब हमें बुखार चढ़ जाएगा, हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा, मेंटली हम एग्जॉस्ट फील करने लग जाएंगे। सो दैट इज डिस्ट्रेस। ठीक है। सो दिस इज द ड्यूअल नेचर ऑफ स्ट्रेस। अब कुछ की टर्म्स है विच आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? स्ट्रेसर वो इवेंट होता है जो स्ट्रेस को कॉज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नॉइज, क्राउडिंग, डेली कम्यूटिंग, ये स्ट्रेसर्स है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरे कॉलेज में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दूर से आते हैं, उनको बहुत ही 2-2 घंटा, 1.5-1.5 घंटा कम्यूट करना पड़ता है।
उसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको अजीब-सा फ़ील होने लग जाता है। सो दैट इज़ अ स्ट्रेसर। कम्यूटिंग फॉर लाइक 1 आवर, 1.5 आवर्स मेट्रो में आना, ओवर क्राउडेड होता है, ये सारी चीज़ होती है, वो स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। रिएक्शन का क्या मतलब है कि अब हमने देख लिया कि अच्छा यार मैं मेट्रो में आ रही हूँ, मेट्रो में जैसे जैसे मैं आ रही हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है, उसके चक्कर में मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। अब इसका रिएक्शन जो होगा वो स्ट्रेन है कि मेरा सर दर्द होने लग जाएगा, मेरा सर फटने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि अंदर ही अंदर मेरे पेट में कुछ हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। दैट इज स्ट्रेन, जो हमारे रिएक्शन होते हैं स्ट्रेसर को लेके। ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हैंस सील ने दी थी। हैंस सील इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। तो फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन है, दैट इज हैंस सील। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी? स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तो अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डेफिनेशन है। इसमें हैंस सील क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है कोई भी चीज को। मतलब हम एज अ पर्सन, एज एन इंसान, अगर हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रहा है जो हम स्ट्रेस की तरह परसीव कर रहे हैं, जिसको हम स्ट्रेसफुल परसीव कर रहे हैं, उस पे हम जैसे रिएक्ट करेंगे ना, वो सेम रहेगा। वो नॉन स्पेसिफिक है, मतलब सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। लेट्स से आपका अभी ब्रेकअप हो जाए, उस पे आपका जो रिएक्शन होएगा दैट वुड बी वेरी डिफरेंट देन जब आप फेल हो जाते हो एग्जाम में। तो नॉन स्पेसिफिक तो नहीं है ना, जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज को लेके, वो डिफरेंट हो सकता है टू डिफरेंट सिचुएशंस। अगर फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर आप बीमार पड़ जाते हो, उस पर आप कैसे रिएक्ट करोगे एज कम्पेयर टू लेट्स से कि आपके पेपर में आपको 100 में से 100 चाहिए थे बट 99 आ गए। सो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इस बात को लेके हैंसील को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया था कि नहीं, नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेसिफिक होएगा। जो स्ट्रेसर है उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड देंगे, ऐसा नहीं होगा कि हमारा रिस्पॉन्स सेम रहेगा हर सिचुएशन में। तो इस चीज पे हैंसील को क्रिटिसाइज करा गया था। ठीक है। देन मूविंग अहेड, हम आ जाते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव अप्रेजल का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम परसीव कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव अप्रेजल में हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस को कैसे हम अप्रेज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे उसका मतलब बना रहे हैं। ठीक है। सो स्ट्रेस इज अ डायनामिक मेंटल स्टेट एम्बेडेड इन एन ऑनगोइंग ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. Our stress experience depends heavily on our cognitive appraisal of events and available resources. कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो हमारी सिचुएशन है, उसको हम कैसे समझ रहे हैं, उसको हम कैसे परसीव कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा अपनी पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। एंड ये डायनामिक मेंटल स्टेट है। डायनामिक मेंटल स्टेट का क्या मतलब होता है? डायनामिक वो चीज होती है जो चेंज होती रहती है। तो डायनामिक मेंटल स्टेट है, ये कोई स्टैटिक नहीं है, मतलब सेम नहीं रहेगी थ्रू आउट, जो हैंसील ने बोला था। इसका एक हिसाब से ऑपोजिट वर्जन बता रहे हैं कि वो डायनामिक है, वो चेंज हो सकती है। एंड हमारी कॉग्निटिव अप्रेजल में कि कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, वो हेल्प करेगा कि हम स्ट्रेस को कैसे परसीव कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लजारस एंड उनके कलीग्स ने काम करा था। लजारस ने इसमें बहुत एक्सटेंसिवली काम करा है कॉग्निटिव अप्रेजल में। उन्होंने 2 टाइप के अप्रेजल दिए थे। पहला प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। तो 2 टाइप के अप्रेजल दिए थे। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? प्राइमरी अप्रेजल इज द परसेप्शन ऑफ द इवेंट्स कॉन्सिक्वेंसेज एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। तो कोई भी अगर हमारे पास सिचुएशन आ रही है, उसको हम क्या पॉजिटिवली समझ रहे हैं, क्या नेगेटिवली समझ रहे हैं, न्यूट्रली समझ रहे हैं कि ठीक है, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो 3 टाइप के वो अप्रेजल कर सकते हैं। अगर हमने उसको नेगेटिवली समझ लिया, तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं एज हार्म, थ्रेट या चैलेंज। हार्म क्या होता है? जो पहले ही चीजें हो चुकी है, डैमेज जो पहले ही हो चुका है। कि हम लेट्स से मैंने किसी एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं और मैं उसमें फेल हो गई, तो वो मैंने सिचुएशन नेगेटिवली अप्रेज करी और उसका मैंने हार्म निकाल दिया कि यार ठीक है, अब तो मैं फेल हो गई, क्या करूं अब मैं। थ्रेट क्या होएगा कि पॉसिबल फ्यूचर डैमेज क्या हो सकता है। लेट्स से मुझे पता है कल मेरा एग्जाम है और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं उसको नेगेटिवली परसीव कर लूंगी कि यार ठीक है, अब तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कल मैं फेल ही हो जाऊंगी। दैट इज थ्रेट। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज इज द पोटेंशियल टू ओवरकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट।
इसका क्या मतलब है कि हम जो नेगेटिवली अप्रेज सिचुएशन है कि कल मेरा पेपर है, मैंने उसके लिए पढ़ा नहीं है, उसको एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं कि ठीक है यार, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा पर मैं अब तो पढ़ना शुरू कर सकता हूँ ना। मैं अब अगर 2-3 चैप्टर भी कर लेता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा एटलीस्ट। दैट इज़ चैलेंज कि हम उसको ऐसे मतलब एक चैलेंज के वे में देख रहे हैं कि हम मुझे उसको ओवरकम करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है यार मैं फेल हो जाऊँगा या ठीक है यार मैं फेल हो चुका हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, हम ये थ्रेट की तरह नहीं देख रहे हैं, हम उसको पॉजिटिवली थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से प्रॉफिट अटेन कर सके या फिर उसको ओवरकम कर सके। ठीक है, दैट इज चैलेंज। सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? सेकेंडरी अप्रेजल इज द असेसमेंट ऑफ आवर कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। तो जब हमें पता चल गया प्राइमरी अप्रेजल में हमने ये अप्रेज कर लिया कि सिचुएशन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल क्या है, हमने वो अप्रेज कर लिया। अब उसके बाद हम ये भी तो समझेंगे कि अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव है तो उससे मैं कोप कैसे कर सकता हूँ, उसको कोप करने के लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। लेट्स से अगर हम एग्जाम वाले एग्जाम्पल ले, तो उसमें मुझे पता है कि मेरी कोपिंग एबिलिटीज क्या है कि मैं अपना बुक खोलो और उसको पढ़ने लग जाओ। मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? बुक्स, नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, रिविजन सीरीज, ये सारे मेरे रिसोर्सेज हो जाते हैं। एंड मेरे अंदर खुद की कितनी स्ट्रेंथ है वो भी एक रिसोर्स हो जाता है। सो वो सेकेंडरी अप्रेजल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है: मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ, पर्सनल स्किल्स, सोशल सपोर्ट। एंड अगर हमें लगता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो एडिक्वेट है, वो इनफ है, तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर हमें लगेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, लेट्स से कल आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है और आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, आपके पास कोई रिवीजन सीरीज नहीं है, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा ना। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज एडिक्वेट है, इनफ है, तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इस अप्रेजल प्रोसेस को ना कुछ चीजें इम्पैक्ट करती है, कुछ चीजें अफेक्ट करती है। ये चीजें है पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड कंट्रोलेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने पास्ट में कोई सिमिलर सिचुएशन से बहुत ही सक्सेसफुली उसको डील कर लिया ना, तो आपका स्ट्रेस कम होएगा। लेट्स से ये इंग्लिश के पेपर में ज्यादातर होता है कि बचपन से हमारी ये आदत होती है कि यार यार इंग्लिश ही तो एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो आपको पता है कि कल अगर आपका इंग्लिश का पेपर है और पिछले 11 साल में फर्स्ट से लेके 11th में आप सिर्फ एक दिन पहले पढ़े हो एंड यू एंडेड अप स्कोरिंग 90 प्लस, तो आपको ये पता होगा कि ठीक है, अगर मैंने कल के पेपर के लिए मतलब कल मेरा पेपर है और मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, बट मैं अभी भी अगर पढ़ने बैठूंगा तो मेरे 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। दैट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर आपके फेवरेबल पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे उस पर्टिकुलर चीज को लेके, तो आप उससे अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड चीज होती है कंट्रोलेबिलिटी या सेल्फ एफिकेसी। इसका क्या मतलब होता है? अगर मेरा सिचुएशन पे कंट्रोल है, अगर मुझे पता है कि ये मेरे हाथ में है चीज, तो मुझे स्ट्रेस कम होएगा। जैसे मैं रिसोर्सेज की बात कर रही थी, अगर मुझे पता है कि यार मेरे पास सारे नोट्स हैं, मेरे पास सारी एनसीईआरटी पढ़ी है, यूट्यूब वीडियोस मैं देख सकता हूँ, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तो सिचुएशन मेरे हाथों में है, मेरा कंट्रोल है सिचुएशन में। बट अगर मेरे पास ये सारी चीजें नहीं होएगी, तो मेरी कंट्रोल नहीं है उस सिचुएशन में, मेरी सेल्फ एफिकेसी लो हो जाएगी एंड जैसे हम डील कर रहे हैं स्ट्रेस से, वो और स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, सो दैट इज कंट्रोलेबिलिटी एंड सेल्फ एफिकेसी। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं अप्रेजल को। आई होप अभी तक सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। देन कमिंग टू नेचर, टाइप एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है ना वो बहुत चीजों में वेरी कर सकता है। वेरी कर सकता है वो इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन में, कम्प्लेक्सिटी में एंड प्रिडिक्टेबिलिटी में। इंटेंसिटी तो वही होगी कितना इंटेंस है ये चीज, कितना ज्यादा मुझे इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ड्यूरेशन क्या हुआ, कितना लंबा वो जा रहा है। जितने प्रोलॉन्ग या फिर जितना लंबे ड्यूरेशन तक स्ट्रेस होएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती रहेगी, आप ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करोगे। कॉम्प्लेक्सिटी, या तो सिंपल सी चीज है कि कल एग्जाम में मैंने पढ़ा नहीं, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, दैट इज सिंपल। बट लेट्स से फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा डिटोशिएट हो रही है उसके चक्कर में, और कल पेपर है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसमें आपको और स्ट्रेस हो जाएगा। प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्टेबिलिटी होता है कि आपको पता है कि ये चीज होने वाली है। ऐसा तो नहीं है जैसे बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स कब आ जाती है, दिसंबर में आ जाती है, तो आपको ये पता है कि 5 मार्च को, 6 मार्च को जब भी आपका साइकोलॉजी का पेपर है, तो प्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल क्या होगा कि बोर्ड का डेट शीट ही एक हफ्ते पहले आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन से, तो दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल चीजों में हमें ज्यादा स्ट्रेस होता है एज अपोज टू प्रिडिक्टेबल चीजें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पे। हमारे पास मेजरली 4 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है?
कुछ डिमांड्स जो हमारी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देती है, फॉर एग्जाम्पल इंजरी, लैक ऑफ स्लीप, पुअर डाइट, ओवर एक्सर्शन। तो ये फिजिकल स्ट्रेसेस में आ जाती है, वो स्ट्रेसेस जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करती है। लेट्स से आप किसी स्कूटी पे जा रहे थे, एक्टिवा पे जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, उससे आप इंजर्ड हो जाते हो और अगले दिन ही आपका बोर्ड का पेपर है। तो वो फिजिकल स्ट्रेस हो जाएगा कि अब मैं कैसे बोर्ड का पेपर दूंगा, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। सो दैट इज इंजरी, वो फिजिकल स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। देन वी हैव इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स दैट आर ऑफन अनअवॉइडेबल। फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन, नॉइज, क्राउडिंग, कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स, फायर, फ्लड्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बात कर रही थी मेट्रोज की, है ना? तो मेट्रो में जब हम जाते हैं, मेट्रो में अगर आप ट्रैवल करोगे कभी भी, स्पेशली दिल्ली की मेट्रो में, तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, ओवर क्राउडेड होती है। एंड उसमें ना बहुत ही अजीब लगने लग जाता है, बहुत ही घबराहट सी होने लग जाती है। सो वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि कल आपका पेपर है या फिर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आपके बाजू वाले घर में शादी है और वो लेट नाइट तक गाने चला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो ये पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वो होते हैं जो हम इंटरनली अपने माइंड में जनरेट करते हैं, ये चीजें हम खुद अपने दिमाग में जनरेट कर रहे हैं। इसके भी 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, फिर इंटरनल एंड सोशल प्रेशर। तो फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? ब्लॉकिंग ऑफ मीन्स मोटिव्स फ्रॉम अचीविंग अ गोल। कि लेट्स से आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो बट आपके ग्रेड्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा होएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होएगा कि मैं वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे ग्रेड्स कम है। बट मे बी आप में बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, मे बी आप बहुत अच्छे एथलीट हो, मे बी आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बट क्योंकि आपके ग्रेड्स कम है इसके चक्कर में आप ड्यू के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे। सो दैट इज फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज जब आपको दो इनकम्पैटिबल नीड्स या मोटिव्स में चूज करना पड़ता है। क्या चूज करना पड़ता है? जैसे लेट्स से आपकी बहन की शादी है और उसी दिन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो आप इन दोनों में कहाँ जाओगे? क्या चीज चूज करोगे? तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कि आप बहन की शादी पे जाओगे या फिर अपना बोर्ड का पेपर देने जाओगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिडन सिचुएशन होती है जिसके चक्कर में हमें बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा हम स्ट्रेस के अंडर आ जाते हैं। ठीक है। देन वी हैव इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होते हैं? दीज आर सेल्फ इम्पोज्ड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो हम खुद से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं कि अरे यार मुझे तो हर चीज परफेक्टली करनी है, अरे यार मेरे तो हर सब्जेक्ट में 100% आनी चाहिए। एंड जब वो चीज अचीव नहीं होती है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील होता है। तो हम खुद से जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं ना, वो आता है इंटरनल प्रेशर के अंदर। देन वी हैव सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या होते हैं? सोशल प्रेशर आर द डिमांड्स, एक्सेसिव डिमांड्स फ्रॉम पीपल इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। तो इसमें क्या चीजें होती है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ही ज्यादा डिमांडें करने लग जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं तुम्हें हर समय पढ़ना है, तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो करना है। तो बहुत ज्यादा ना हम पे प्रेशर फील होने लग जाते हैं कि यार लोग हमसे इतना ज्यादा क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, मुझे मेरी लाइफ खुद से जीने दो ना, वो वाले क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। इसके चक्कर में बहुत ज्यादा इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज भी हो जाती है कि आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पीयर्स के साथ खराब भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स जो हमें हमारे आसपास के लोग देते हैं। ठीक है। देन वी हैव सोशल स्ट्रेस। ये फोर्थ टाइप है। सोशल स्ट्रेस क्या होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्टिंग विद अदर्स, एग्जांपल डेथ इन द फैमिली, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ट्रबल विद नेबर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सोशल स्ट्रेस कैसे रिजल्ट हो रहा है? जब हमारी इंटरेक्शंस होती है लोगों के साथ ना, उसके बेसिस पे ये बनता है, मतलब उसका रिजल्ट होता है ये। सोशल प्रेशर डिमांड्स है, सिर्फ डिमांड्स है। सोशल स्ट्रेस हमारी इंटरेक्शन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है। जैसे हम, मेरे साथ वाला जो पड़ोसी है मेरी उससे बनती नहीं है, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत स्ट्रेस होएगा, उसके चक्कर में मुझे बहुत ही अजीब अजीब कभी फील होने लग जाता है। मे बी मेरी उससे रोज लड़ाइयाँ हो रही है इस चक्कर में, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। या फिर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, तो उसके चक्कर में भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसके चक्कर में भी आपको एंशियस फील हो रहा है। सो वो सोशल स्ट्रेस की कैटेगरी में आ जाता है, जो हमारे इंटरेक्शन, जो हमारे कम्युनिकेशन से इम्पैक्टेड होता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस पे। स्ट्रेस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। पहला इज लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट क्या होते हैं? मेजर चैलेंजेस, मेजर चेंजेस, बोथ प्लान्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल। मल्टीपल लाइफ इवेंट्स इन अ शॉर्ट पीरियड्स इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस सिम्पटम्स। तो लाइफ इवेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई भी चेंज जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया,
आपने कहीं पे ट्रांसफर ही हो गया, आपके पेरेंट्स का कहीं पे ट्रांसफर हो गया तो आपको स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, आप अपने दोस्तों को पीछे छोड़ के आ रहे हो, ये सारी चीजें। तो लाइफ इवेंट्स छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज भी हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल सकती है। बिकॉज घर मूव करना, एक नई सिटी पे जाना, नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड्स बनाना, दैट इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंड किसी से ब्रेकअप हो जाना, वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। डेथ इन अ फैमिली, वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो वो लाइफ इवेंट्स है कि जो चेंजेस होते रहते हैं हमारी लाइफ में, वो इस कैटेगरी के अंडर आता है। फिर हमारे पास आता है हैसल्स। हैसल्स क्या होते हैं? हैसल्स आर अनोइंग, फ्रीक्वेंट, एवरीडे पर्सनल स्ट्रेसेस। तो ये चीजें होती है स्ट्रेसेस जो हमारे रोज मतलब रोज हमारे साथ ये चीजें हो रही है, रोज ये हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मेट्रो में जाना तो ओवर क्राउडिंग, इतना कम्यूट करना, इतना टाइम देना ट्रैवलिंग को, वो हैसल्स में आ जाएगा। ठीक है। एंड जितने ज़्यादा हमारे अंदर मतलब जितने ज़्यादा हम हैसल्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग खराब होता रहेगा। बिकॉज़ हम कभी काम हो ही नहीं पाएँगे, हम हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे। देन लास्टली वी हैव ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस क्या होता है? एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक्स, रॉबरीज। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में डाल के चली जाती है। एंड इसके चक्कर में बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स भी मतलब बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, पीटीएसडी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इन ट्रॉमा रिलेटेड सिचुएशन से सारे डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो जाते हैं अगर ये प्रोलॉन्ग हो, मतलब ज्यादा लंबे टाइम पे चले। लेट्स से अर्थक्वेक आया एंड एक बंदे ने अपनी पूरी फैमिली खो दी उसमें, सो वो ट्रोमैटिक इवेंट बन जाता है। एंड उसके उसके काफी ज्यादा ना इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमें फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं, हमें वो चीज दिमाग में दोबारा दोबारा आती रहेगी, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। तो ये 3 सोर्सेज है स्ट्रेस के। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट, कि स्ट्रेस के इफेक्ट क्या होते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव में। इमोशनल इफेक्ट क्या होगा कि हमारे मूड स्विंग होने लग गए, हमें बहुत ही ज्यादा मतलब इराटिक बिहेवियर होने लग गया, कि बहुत ही, या तो हम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं या फिर हम बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाती है। तो ये इमोशनल इफेक्ट्स के पार्ट्स है। इसमें एक एग्जाम्पल अगर देखिए, एनसीईआरटी में एक बॉक्स दे रखा है एग्जामिनेशन एंजाइटी लेके। तो वहाँ पे बता रखा है कि कैसे एग्जाम्स जब आने वाले होते हैं तो हमें बहुत स्ट्रेस फील होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन सी होने लग जाती है, क्या होएगा, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा। इसके चक्कर में जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कि हम मतलब बहुत ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम से पहले रोते ही रोते हैं। तो वो उनका एक इमोशनल रिएक्शन है। अब इसके चक्कर में ना हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं वो हमारी बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट करेगा। हमारी कॉग्निशन पे भी इम्पैक्ट करेगा, कि हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। फिजियोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करेगा, कि हमें फीवर चढ़ जाएगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमारी ये जो सारे इफेक्ट्स है ना, इस कहीं न कहीं एक साथ कोरिलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड ये एस्पेक्ट्स नहीं है। ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर की चीजें हैं, जो बॉडी के अंदर हो रही है जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। तो पहले तो क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी ना, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। हाइपोथैलेमस एक पार्ट है ब्रेन के अंदर जो एक्टिवेट हो जाता है। एंड वो एक्टिवेट होके ना 2 पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं फर्दर। पहला पाथ क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, एंड दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है, इसमें आपको एज़ इट इज़ ये चीज़ें लिख के आनी है, बिकॉज़ आप बायो में इतना नहीं घुसोगे यहाँ पे। बट एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जहाँ से हम देखेंगे कि जो एड्रेनल ग्लैंड्स होती है वो रिलीज़ करती है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो मतलब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। इसके चक्कर में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है एंड ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो पहला पाथ क्या है, कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा, जिसके चक्कर में एड्रीनल ग्लैंड्स जो होती है वो रिलीज करेगी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिफ्रिन, जिसके चक्कर में फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, या तो जो स्ट्रेस है उसको हम बिल्कुल कन्फ्रंट करें कि भाई तू मेरे बॉडी को स्ट्रेस कैसे दे रहा है, तुझे तो जाना पड़ेगा। या फिर हम फ्लाइट में चले जाए कि रहने दो, जो हो रहा है होने दो, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों रिस्पॉन्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। फिर पार्ट 2 कौन-सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और वो रिलीज़ करता है एक हार्मोन कॉर्टिसोल, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें हेल्प करते हैं इन डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बट अगर इसका प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ होता है, मतलब कॉर्टिसोल अगर बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ हो जाए ना बॉडी में, तो वो बॉडी को हार्म भी कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है।
ठीक है? सो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंडर आता है। देन वी हैव कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट क्या होता है? हमारी थिंकिंग, कंसंट्रेशन, परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो मेंटल हमें ओवरलोड फील होने लग जाता है, हमें लगता है हमारी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमारी कंसंट्रेशन थोड़ी खराब हो जाती है, पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कम हो जाती है, एंड हम साउंड डिसीजंस नहीं ले पाते, मतलब हम रैशनल डिसीजंस, बिल्कुल सोचे समझे डिसीजंस नहीं ले पाते जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। देन लास्टली हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल इफेक्ट क्या होता है? जो आउटवर्डली विजिबल है। तो पहले तो हमारी स्लीप पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन का। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आपकी, या तो आप बहुत ज़्यादा सोओगे या फिर आप बिल्कुल नहीं सोओगे। तो एक्सट्रीम केस सिनेरियोज हो जाते हैं, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट होने लग जाओगे। आप स्कूल में, कॉलेज में, काम पे, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप इतना रेगुलरली नहीं जाओगे क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो। फिर वर्क परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, एंड आप अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें भी और मतलब यूज़ करने लग जाते हैं एज़ अ वे ऑफ रिलैक्सिंग योरसेल्फ। कैफ़ीन इनटेक बढ़ जाती है, अल्कोहल इनटेक बढ़ जाती है, ड्रग इनटेक बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ बिहेवियरल इफेक्ट के अंडर आता है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। फिर हम आ जाते हैं स्ट्रेस एंड हेल्थ पे। अब स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे भी ना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अगर हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में होंगे तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल्स, नॉन एपिफ्रेन्स, एपिफ्रेन्स, जो हमारी बॉडी के लिए ना अच्छे नहीं होते। एक समय तक तो ठीक है, बट अगर वो ज्यादा समय तक रहेंगे ना तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी जो बॉडी है वो ऐसे खराब हो सकती है, मतलब अंदर ही अंदर ना हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लग जाएगी अगर हम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है बर्नआउट का। बर्नआउट इज प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस कॉजेज फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस में होंगे, तो फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिजिकली मतलब हमारी बॉडी, इमोशनली मतलब हमारे इमोशंस, एंड साइकोलॉजी की हम कैसे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजें सारी एग्जॉस्ट हो जाएगी, एंड हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। हम मे बी बेड से भी ना खड़े हो पाए क्योंकि हमारी बॉडी इतनी फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है। साइंस इंक्लूड क्रॉनिक फटीग, इरिटेबिलिटी, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। फटीग कोई कि आप बेड पे ही पड़े रहोगे, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होगी खड़े होने की, इरिटेटेड रहोगे हमेशा, हेल्पलेस एंड होपलेस फील करोगे, ठीक है? अब इसी से एक को रिलेटेड टॉपिक है गैस, विच इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो हैंस सील ने दिया था। इन्होंने कहा था अगर हमारी बॉडी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में होएगी, मतलब बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होएगी, तो इसके 3 स्टेजेस हो सकते हैं। पहला स्टेज होएगा अलार्म रिएक्शन स्टेज। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि ठीक है यार, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है। अब जब हमारी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है ना कि ठीक है ये बंदा स्ट्रेस में है, तो वो अड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जो ट्रिगर करते हैं हार्मोन्स को फॉर फाइट और फ्लाइट। तो बेसिकली यहाँ पे एपिफ्रेन्स एंड नॉन एपिफ्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, एंड वो हमारी बॉडी को ट्रिगर करता है, या तो सिचुएशन को कन्फ्रंट करो, या तो बिल्कुल विड्रॉ कर जाओ, या तो छोड़ दो सिचुएशन को जैसे ही। दैट इज द अलार्म रिएक्शन स्टेज, कि जैसे ही हमारे अंदर कोई स्ट्रेस आ रहा है, जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि ठीक है यार, इस सिचुएशन में मुझे स्ट्रेस हो सकता है, मेरी बॉडी उसी समय एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, हार्मोन्स रिलीज करने लग जाएगी जैसे नॉन एपिफ्रेन्स, एपिनेफ्राइन्स, एंड उसके चक्कर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। सो इसमें हमारी बॉडी बिल्कुल अलर्ट हो जाती है सिचुएशन को लेके। फिर आता है रेजिस्टेंस स्टेज। इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज, द बॉडी रेजिस्ट, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंजर्व्स रिसोर्सेज, मेकिंग एफर्ट्स टू कोप। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब हमारी बॉडी जो है वो लड़ रही है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ रही है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना तो वो एग्जॉस्ट हो जाए, और जो हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे हम कोप कर सके। सो वी आर ट्राइंग टू कोप। यहाँ पे मेजर इम्पोर्टेंस एम्फेसिस मिलती है कोपिंग मैकेनिज्म पे, कि कैसे हम सिचुएशन से कोप कर पा रहे हैं एंड कितना हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर पा रही है। क्योंकि अगर स्ट्रेस बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहेगा तो हमारी बॉडी तो खराब हो जाएगी, और वो ही होता है एग्जॉशन स्टेज पे। अगर स्ट्रेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत ही लंबे पीरियड तक चली जा रहा है, तो हमारी बॉडी के जितने भी रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर पावर है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, एंड हमारे सिस्टम्स जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, एंड हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। मतलब चांसेस कि हमारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए वो बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होता है कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट रेट बहुत ज्यादा पीक पे जाने लग जाना, तो ये सारी इश्यूज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है? सो दैट इज़ द एग्ज़ॉशन स्टेज कि जब सब कुछ रिसोर्सेज़ खत्म हो गया एंड हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होने के। क्लियर? अब यहीं से इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है व्हिच इज स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम अब एक फील्ड है ऑफ साइकोलॉजी ओनली जिसको हम कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो स्टडी करती है द लिंक बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम। तो साइको का इधर से हम निकाल सकते हैं कि माइंड से कोरिलेशन है, न्यूरो का अगर हम देखें तो ब्रेन से रिलेशन है, इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम। तो ये इन तीनों सिस्टम को पढ़ती है और इन तीनों सिस्टम का साथ में क्या कोरिलेशन है वो समझने की कोशिश करती है। The immune system uses white blood cells, including T cell, B cells, natural killer cells, to identify and destroy foreign bodies. तो हमारे अंदर white blood cells होते हैं जिसके अंदर T cells, B cells, natural killer cells होती है जिनके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे T cells जो होता है वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है उसको बढ़ाने में काम करते हैं। B cells जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी डील कर पाए और स्ट्रेसर्स के साथ। एंड नेचुरल किलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्यूमर्स। ट्यूमर्स जिससे कैंसर कॉज हो सकता है, वायरसेस जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो नेचुरल किलर सेल्स का काम वो होता है। अब जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं ना, या फिर हमारे बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक स्ट्रेस होता है, तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स जो है ना उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड नेचुरल किलर सेल्स की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है क्योंकि वो वायरस एंड ट्यूमर्स के साथ फाइट करता है। तो अगर नेचुरल किलर सेल्स कम होते रहेंगे या फिर उनकी इफेक्टिवनेस कम होती रहेगी ना, तो सीधा हमारी इम्यूनिटी पे अटैक होएगा। एंड जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी पे अटैक होता रहेगा हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी एंड हम वल्नरेबल हो जाएंगे अदर डिसऑर्डर्स के लिए, अदर डिसीजेस के लिए। हमें जैसे स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस हमने पढ़े, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें दिक्कतें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्ट्रेस जब भी होएगा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्ट्रेस होएगा, तो हमारे नेचुरल किलर सेल्स को अटैक करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करेगा, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है टू डील विद स्ट्रेसर्स वो कम हो जाएगी एंड हमारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? देन नेगेटिव इमोशंस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर्स वीकन द इम्यून सिस्टम। तो वही है कि अगर हम लंबे टाइम तक बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहेंगे, फियरफुल रहेंगे, होस्टाइल रहेंगे, तो हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो वीकन होती रहेगी, स्पेशली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। एंड स्ट्रेस ट्रिगर्स हार्मोन्स रिलीज दैट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। दैट इज वही मैं समझा रही थी कि जब बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस होता है तो नेचुरल किलर सेल्स की जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमारा रिस्क बढ़ जाता है फॉर इन्फेक्शन एंड कैंसर। तो कैंसर को भी यहाँ पे इन्होंने कोरिलेट करा है कि अगर स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम के लिए होएगा, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स फाइट कर रहे हैं ट्यूमर्स को, अगर वो ट्यूमर्स को फाइट नहीं करेंगे तो कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ऐसे सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है? आई होप क्लियर है। अब बिफोर वी मूव अहेड टू कोपिंग विद स्ट्रेस, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट कि आपको सारे PYQs, सारे क्वेश्चंस एक PDF फॉर्मेट में मिल जाए, यू कैन गो विजिट द वेबसाइट जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे फंसना पक्का सीरीज है। वहाँ पे सारे रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड PYQs एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरे आपको मिल जाएंगे। सो इट इज गुड टू गो थ्रू दोस्त, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो डू चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है? कमिंग बैक टू कोपिंग। कोपिंग का क्या मतलब होता है, कैसे हम इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब कोपिंग डायनामिक है, सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस स्ट्रेस। डायनामिक मतलब हर सिचुएशन में डिफर कर सकती है, एक सेम चीज नहीं है, मतलब हम सेम कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेंगे मतलब एक डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। इट इज डायनामिक, इट चेंजेस, सिचुएशन स्पेसिफिक होती है एंड इसका काम क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करना। अब एंडलर एंड पार्कर ने 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज दी है, को टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड नाम से ही समझ आ रहा है कि हम टास्क पे फोकस कर रहे हैं, कि जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस कर रहे हैं डायरेक्टली। सो टास्क ओरिएंटेड डायरेक्टली एड्रेसेस द प्रॉब्लम इंक्लूडिंग गेनिंग इन्फॉर्मेशन, सेटिंग प्रायोरिटीज एंड एक्टिंग टू रिजॉल्व द सिचुएशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम सीधा प्रॉब्लम को ना बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, कि जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस कर रहे हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे। अगर मुझे पता है कि मेरा परसों पेपर है और मेरे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और 7 चैप्टर्स में मेरे से कुछ नहीं हो रखा, 7 चैप्टर्स में से कुछ नहीं मैंने कर रखा, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपने पूरे 2 दिन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं जिसमें मैं ये 7 चैप्टर्स, कुछ नहीं तो ओवरव्यू इन 7 चैप्टर्स का ले लूं कि 3 चैप्टर्स आज, 4 चैप्टर्स कल कर लूं।
सो उसमें हम शेड्यूल करते हैं, हम फोकस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि ठीक है यार, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वेटेज ज़्यादा है तो इसको मैं अच्छे डिटेल में कर लेता हूँ, चैप्टर 6 एंड 7 की वेटेज कम है तो उसको मैं इतने डिटेल में नहीं करता हूँ। सो वो टास्क ओरिएंटेड है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं and आप उसको प्लान करने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मैं ये चीज़ें पहले करूँगा, ये बाद में करूँगा एंड इन रियलिटी भी इसको कर रहे हो। सिर्फ प्लान नहीं कर रहे, इनको इन रियलिटी, इन रियल लाइफ भी इसको एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपने प्लान करी है उसको एनफोर्स भी कर रहे हो। ठीक है? देन वी हैव इमोशन ओरिएंटेड। इमोशन ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे फोकस आपका इमोशंस पे चला जाता है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा है, तो यू जस्ट क्राई इट आउट। आप बस रो लेते हो, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन कर लो या मम्मी के पास बैठ जाओ और रो दो बस। सो दैट इज़ इमोशन ओरिएंटेड कि जो इमोशंस है उसको बाहर निकाल दो अपने अंदर से, मतलब अंदर से बाहर निकालने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड क्या होता है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड होता है डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस इन एंड इट इंक्लूड्स सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे पता है कि कल मेरा पेपर है बट मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही एंड मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रही हूँ। मैं कह रही यार यार होता रहेगा, पेपर ही तो है। दैट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड। जब हम उसकी इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज कर देते हैं, उसकी सीरियसनेस को मिनिमाइज कर देते हैं एंड कोई और चीजें करने लग जाते हैं एज अ वे ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो वो अवॉइडेंस ओरिएंटेड होता है। ठीक है? फिर लजारस एंड फोकमैन ने कोपिंग रिस्पॉन्सेज दिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू जिस कोपिंग स्ट्रैटेजीज है। पहला प्रॉब्लम प्रॉब्लम फोकस्ड है, प्रॉब्लम फोकस टास्क ओरिएंटेड जैसा ही है कि आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हो कि अगर आपका कल पेपर है तो आप एक प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हो, स्केड्यूल बना रहे हो और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशन फोकस्ड। इमोशन फोकस्ड अगेन इट इज सिमिलर टू इमोशन ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स इमोशनल डिसरप्शन कॉज्ड बाय द इवेंट, फोकसिंग ऑन साइकोलॉजिकल चेंज रादर देन ऑल्टरिंग द इवेंट। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि हमारी जो इमोशंस है उसको हम हमारे सिस्टम से बाहर निकाल दें, हम एक्सप्रेस करें, हम उसके बारे में बात करें। तो जो हम इमोशन ओरिएंटेड में कर रहे थे वही हम इमोशन फोकस में कर रहे हैं। जो इवेंट है उसको हम चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर मुझे बताए कि मेरी फैमिली में कोई डेथ हो गई या फिर कोई सिचुएशन आ गई है, अब उसको तो मैं ऑल्टर नहीं कर सकती ना, उसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती। रादर जो मेरे अंदर इमोशनल डिसरप्शंस हो रही है, उसको मैं थोड़ा बाहर लाने की कोशिश करूँ, थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ, थोड़ा बात करने की कोशिश करूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तो ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी मिनिमाइज़ हो जाएगी, वो थोड़ा मुझे हल्का फ़ील होने लगेगा। ठीक है? अब हम आ जाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत टाइप की होती है। पहला रिलैक्सेशन टेक्निक है। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होता है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम ब्रीदिंग, डीप ब्रीथिंग करते हैं, मसल रिलैक्सेशन करते हैं। तो यहाँ से हम इसमें स्पेसिफिकली हम ये करते हैं कि टोज से लेके हेड तक हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्रेसिवली रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूट्यूब पे सर्च करोगे, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्पेशली, तो आपको पता चलेगा वो पहले कहेंगे ओके स्लोली रिलैक्स योर फीट, देन रिलैक्स योर काल्स, रिलैक्स योर नीज, रिलैक्स योर थाइज एंड ऐसे करते करते वो दिमाग सर तक आ जाएंगे, दैट रिलैक्स योर हेयर, रिलैक्स योर हेड, ये सारी चीजें। तो प्रोग्रेसिवली हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें काम फील करती है। ठीक है? देन हम आ जाते हैं मेडिटेशन टेक्निक्स पे। मेडिटेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं एक ऑल्टरनेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे बाय अचीविंग थ्रू कंसंट्रेशन ऑन ब्लॉकिंग आउटसाइड सिमुलेशंस। तो क्या होता है इसमें कि आप ध्यान में जब बैठ जाते हो, बाकी जो आसपास की चीजें सारी आप ब्लॉक कर लेते हो एंड आप एक ऑल्टरनेटिव स्टेट पे पहुंच जाते हो। बी इट चांटिंग, अगर आप मंत्रास भी चांट कर रहे हो वो भी इसमें आ जाता है कि आप ओम बोल रहे हो, आप ये सारी चीजें कर रहे हो, वो भी मेडिटेशन प्रोसीजर में आ जाएगा। या फिर आप अपना आराम से बस बैठे हो और एक ऑल्टरनेटिव स्टेट में जा रहे हो, मतलब जो आपके आसपास चीजें उन सबको ब्लॉक कर रहे हो। मेडिटेट करना इतना ईजी नहीं है, मैं नहीं कर पाती क्योंकि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली। तो मेडिटेशन करना भी अपने में एक आर्ट है, अपने में एक कला है एंड हर कोई ये नहीं कर पाता। बट जो ये कर पाता है उसको मतलब रिलैक्स करने में बहुत ईज़ी होता है। ठीक है? देन वी हैव बायोफीडबैक। बायोफीडबैक हमारी बायोलॉजी या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड है। इट इज़ द प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग अवेयरनेस, कंट्रोल एंड क्वाइट एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल टू डेली लाइफ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो बायोफीडबैक यूज कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले आपको वो एक मशीन के साथ वायर अप कर देगा जिससे लेट्स से आपको स्ट्रेस होता है जब भी आप एग्जाम्स का नाम सुनते हो,
तो आपको बोलेगा एग्ज़ाम्स और आपको बहुत स्ट्रेस होने लग जाएगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, जैसे ही एग्ज़ाम्स का आप नाम सुनते हो। तो पहले ये है कि आप अवेयर होते हो कि ठीक है यार, एग्ज़ाम्स का नाम सुनते ही ना मेरी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। फिर आपको जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको बताएगा कि ठीक है, आप जब भी एग्ज़ाम्स का नाम सुनते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाएगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो आप इसको कंट्रोल करना सीखो। मे बी आप बैकवर्ड काउंटिंग करो, मे बी आप मेडिटेशन करो या रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करो। फिर उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हो कि जब आप वो थेरेपी वाले रूम से बाहर जाते हो और बाहर आपके सामने ये सिचुएशन आती है, तो तब उसको आप कैसे कैटर करते हो। दैट इज बायोफीडबैक। देन वी हैव क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज यूजिंग इमेजरी एंड इमेजिनेशन। तो जैसे हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं ना, वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आता है कि हम एक रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं कि हम उस चीज को अचीव कर रहे हैं। तो विजन बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से ही हमने लिया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, जिसको हम स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं। मेटनबॉम ने दिया था। यहाँ पे मेन फोकस हमारा ये होता है कि जो हमारे नेगेटिव इरेशनल थॉट्स है, उसको हम रिप्लेस करें पॉजिटिव रैशनल थॉट्स से। ठीक है, तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसा ही होता है। लास्टली हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो यही है ना कि जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, आप फिजिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो जो आपके स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, उससे आप हेल्प मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। तो यहाँ पे वही बताया गया कि रेगुलर एक्सरसाइजेज एट 30 मिनट्स 4 टाइम्स अ वीक हमें करनी चाहिए। वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी मतलब और बेटर करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है। क्लियर? ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। फिर हम आ जाते हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग पे। अब पहली बात, पॉजिटिव हेल्थ होता क्या है? हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकली फिट है, कि हमें फिजिकली कोई इलनेस नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना, तो दैट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इन चारों डोमेन्स में अगर हमारी वेलबींग है, इन चारों डोमेन्स में हम ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी पॉजिटिव एक हेल्थ है। It requires a healthy body, self-regard, sense of purpose, mastery of task and resilience. तो इन सब में ये सारी चीजें होनी जरूरी है कि हमारी बॉडी भी हेल्दी हो, हम सेल्फ रिगार्ड भी करते हो अपना, एक पर्पस है हमारी लाइफ में, मास्टरी है टास्क के ऊपर, एंड रेजिलियंस की अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो हम उससे बाउंस बैक करके वापस आ सकते हैं। दैट इज पॉजिटिव हेल्थ। अब स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी की यहाँ पे बात करिए, हार्डनेस जिसको हम कहते हैं, इसके 3 ट्रेट्स या फिर 3 C's होते हैं। फर्स्ट इज कमिटमेंट, देन वी हैव कंट्रोल, देन वी हैव चैलेंज। कमिटमेंट क्या होता है? सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क, फैमिली एंड हॉबीज। कंट्रोल इज अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ओवर लाइफ। Challenges views life changes are normal and positive, not threatening। तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी क्या होती है? एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रही है, मतलब स्ट्रेस को अपने आप को इम्पैक्ट करने नहीं दे रही। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो डॉक्टर्स। वो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ऑपरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट फिर भी वो अपने आप को इतना इम्पैक्ट होने नहीं देते उससे। तो दे हैव अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। या फिर हमारे जो डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, उनकी एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी होती है। एंड उसमें आप देखोगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 C's होते हैं। कमिटमेंट, अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी हॉबी को लेके वो कमिटेड है, मतलब उनको ये चीज अगर करनी है तो वो करके ही रहेंगे। कंट्रोल, उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है कि उनका खुद का कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर, कोई और आके उनको ओवर पावर नहीं कर सकता। थर्डली चैलेंज, वो अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको चैलेंज की तरह देखते हैं, हार्म या थ्रेट की तरह नहीं देखते। वो कोशिश करते हैं कि हम उसको उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसको पॉजिटिवली डील कर सके। ठीक है। देन वी हैव लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स ऐसी एबिलिटीज होती है जो हमें अडेप्ट करने में हेल्प करती है हमारी डे टू डे लाइफ के चेंजेस को। जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं इफेक्टिवली, उसमें लाइफ स्किल्स हेल्प करती है। पहला इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस इज कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेटिंग फीलिंग, नीड्स एंड वांट्स, एंड इट इज एबिलिटी टू से नो और टू एक्सप्रेस इमोशंस एबिलिटी, इमोशंस ओपनली। सो असर्टिवनेस का क्या मतलब होता है? कि हम कॉन्फिडेंटली अपनी चीजें एक्सप्रेस कर सके, हम जो फील करते हैं उसको हम जैसा फील करते हैं वैसा ही मुंह पे बोल सके। एंड अगर हमें लगता है कि कोई चीज गलत है, तो हम ना भी बोल सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि हर चीज को यस मैम कर देंगे, यस यस यस, तो वो असर्टिव नहीं होते। अगर आपको पता है कि मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम है और आई वुड रादर डू दैट, तो आप नो बोलो। आप हर चीज में यस 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 मत बोलो। दैट इज असर्टिवनेस।
देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप प्रायोरिटाइज करो कि अगर आपका कल साइकोलॉजी का पेपर है तो आप पीई क्यों पढ़ रहे हो, आप साइकोलॉजी पढ़ो। तो प्रायोरिटाइज करो एंड उसके हिसाब से मतलब जो आपको गोल्स अचीव करने हैं, जो आपकी जो चीज़ आपको पसंद है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो एज कम्पेयर टू समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक या फिर आपको गोल अटेन करने में हेल्प नहीं कर रहा। देन वी हैव रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग क्या होता है कि सही मतलब सोच समझ के चीजें करना है, ऐसे इरेशनल या फिर बेतुकी चीजें नहीं करना। तो चैलेंजिंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग या इरेशनल बिलीव्स एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सो इरेशनल थॉट्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं रैशनल थॉट्स से। देन वी हैव इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल्स है हम। अगर हमारे रिलेशनशिप्स ही अच्छे नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे रिलेशनशिप्स रखना अपने पास। तो कम्युनिकेशन इज द की। लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड जेलेसी। रिलेशनशिप में अगर आप जेलसी ले आओगे कि अरे यार ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है एंड ये सब कुछ नाक चढ़ाने लग जाओगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको एक तो कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करना है, दूसरे की बात भी सुननी है, अपना ओपिनियन भी रखना है, बट अगर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट भी करना है एंड जेलसी को अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। देन वी हैव सेल्फ केयर। बीइंग फिजिकली फिट एंड रिलैक्स्ड वो एक एस्पेक्ट है एंड हमें फोकस करना चाहिए हमारी ब्रीदिंग पे, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग ना बहुत कुछ बताती है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा ना ऐसे हाफ हाफ के बात करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे दिक्कत चल रही है। बट अगर मैं बिल्कुल आराम से ऐसे आराम से सांस ले रही हूँ, मैं बहुत काम हूँ, तो आपको ये इंप्रेशन आएगा कि यार ये बंदा तो बहुत काम है, इसको कोई चिंता नहीं है। तो सिर्फ सेल्फ केयर जो इंस्टाग्राम पे प्रमोट होता है कि ओ आपकी लोशन ले लो, ये सेल्फ केयर है, ये है वो है, दैट इज नॉट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज वे मोर देन दैट। देन लास्टली वी हैव ओवरकमिंग अनहेल्पफुल बिहेवियर्स और हैबिट्स। इसमें हम बात करते हैं परफेक्शनिज्म की, प्रोक्रास्टिनेशन की एंड अवॉइडेंस की। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसको हमें ओवरकम करना चाहिए। ठीक है। दीज ऑफर शॉर्ट टाइम रिलीफ बट इंक्रीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वाल्नरेबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म में तो मे बी हमें सही रहेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमें बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पैक्ट करने लग जाएगी। लास्टली वी हैव स्ट्रेस बफर्स। स्ट्रेस बफर्स क्या होते हैं जो हमें स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करते हैं या फिर स्ट्रेस से अच्छी तरीके से कोप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इज डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, अगर आप बिल्कुल बैलेंस्ड खाना खा रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना होमली खाना खा रहे हो, ये दाल-चावल खा रहे हो, ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो वो आपके सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है और आपको स्ट्रेस से डील करने में भी हेल्प करता है। हमें कंफर्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो हम जंक खाते हैं, जो हाई इन शुगर, हाई इन फैट होता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। देन एक्सरसाइज अगेन फिर से आ जाता है कि रेगुलर फिटनेस जो है वो हमें स्ट्रेस बफर की तरह हेल्प करता है। योगाज योगा जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आप देखोगे जो लोग योगा करते हैं ना उनके मुंह पे इतने कामनेस होती है। तो योगा एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट देता है एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, जॉगिंग, ये सारे हमारे अराउजल लेवल बढ़ाते हैं एंड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। देन वी हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। चीज़ों को लेके ना हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि यार सब कुछ सही तो हो रहा है, हम क्यों गलत सोचे। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें होती है, इंक्लूड्स एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट ब्लेम फॉर फेलियर। अ सेंस ऑफ ह्यूमर हेल्प मेंटेन्स पर्सपेक्टिव। तो अगर हम कोई चीज गलत भी कर रहे हैं तो उसको हम ओन अप करेंगे, ठीक है यार मुझसे गलती हुई है तो क्या हो गया, मैं भी तो इंसान हूँ, गलती मुझसे हो सकती है। मैं अगली बार और अच्छी तरीके से करने का मतलब कोशिश करूंगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड हमें ह्यूमर मतलब थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बहुत ही सीरियस बन के रह जाए। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। देन वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड है कि हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना, हमें अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, हर चीज का हम पॉजिटिव आउटलुक देखें, नेगेटिवली ना देखें। तो एक्सपेक्ट फेवरेबल आउटकम्स। ऑप्टिमिस्ट यूज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग मैकेनिज्म्स, पेसिमिस्ट इग्नोर प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि जो ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं ना प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग पे यूज करते हैं, उसको ज्यादा यूज करेंगे। बट जो पेसिमिस्ट होंगे ना वो इमोशन फोकस्ड या अवॉइडेंस फोकस पे ज्यादा यूज करेंगे एंड प्रॉब्लम को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें प्रॉब्लम्स जाननी है कि क्या है और उससे डील करना सीखना है इफेक्टिवली। ठीक है। लास्टली वी हैव सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल पीपल हु केयर, वैल्यू एंड लवर्स। तो वो ये है कि हम हमारे रिलेशनशिप से ही जाने जाते हैं। अगर हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे या फिर हमारे पास अच्छे लोग नहीं होंगे ना आसपास, तो हम नहीं डील कर पाएंगे इस लाइफ से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड पीपल अराउंड यू।
तो यहाँ पे हम 3 टाइप की सपोर्ट की बात करते हैं। परसीव्ड सपोर्ट। परसीव्ड सपोर्ट क्या होता है? यहाँ पे हम परसीव्ड सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी को देखना चाहिए, क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए। अगर आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं बट वो 10 फ्रेंड्स आपकी कभी कोई हेल्प नहीं करते या फिर आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपके साथ नहीं खड़े हैं तो क्या फ़ायदा? बट अगर उसी हिसाब से आपके पास सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं बट वो हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको एक ना बहुत अच्छा फ़ील करवाती है। तो हमें परसीव्ड सपोर्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए जो क्वालिटी है रादर देन क्वांटिटी। अब सपोर्ट 3 टाइप का हो सकता है। टैंजिबल। टैंजिबल इज़ अबाउट मनी, एड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यू है तो आपको हेल्प कर दी, दैट इज़ टैंजिबल। इन्फॉर्मेशनल क्या होता है? जो आपको एडवाइस देता है, आपको अच्छी एडवाइस देगा कि आपको कौन-सा कॉलेज चुनना चाहिए, आपको कौन-सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ इन्फॉर्मेशनल। इमोशनल क्या होता है? इमोशनल है कि आपको रीअश्योरेंस देता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, सब सही होएगा एंड ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ इमोशनल सपोर्ट। ठीक है? With that we complete this chapter. It is a very easy chapter. इसको बस आप ये नोट्स ही देख लोगे ना, you will be good to go. इसमें और कुछ है ही नहीं करने के लिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही इजी चैप्टर है। सो जस्ट रीड दी एनसीईआरटी वंस एंड एक बारी वीडियो देखो, एक दो बारी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। एंड जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ द डे, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी या जो हार्डनेस का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। And if you have any doubt, any concerns, you can write it in the comment section and I'll obviously revert back. ठीक है? Okay, have a good day. Bye bye. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।